नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अक्सर सवालों में रहने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस क्या एक बार फिर सही साबित होने जा रही है? प्रदेश के बहुचर्चित बदायूं रेप और मर्डर केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ ही कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। गैंगरेप और मर्डर केस की सुर्खियां हासिल कर चुका यह केस अब हॉरर किलिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस बात का भी सबसे पहला इशारा यूपी के ही डीजीपी ने दिया था। जिस दिशा में इस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वो यूपी पुलिस के दावों को पुख्ता करती है। वो संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है, वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से। यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी का ये वो बयान है जिस पर जमकर है तौबा मची थी। एएल बनर्जी ने यह बयान बदायूं रेप एंड मर्डर मामले में दिया था, लेकिन अब जिस दिशा में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वो यूपी पुलिस के दावे को पुख्ता करती नजर आ रही है। यूपी पुलिस का इस मामले में दावा है कि हत्या का मकसद कुछ और हो सकता है, क्योंकि एक लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आप ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसको ऑनर किलिंग मतलब जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा मैं नहीं कहूंगा। दिस इज अ प्रोफेशनल थिंग। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है। एक की नहीं हो रही है जो अभी तक एक सेकंड जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। एएल बनर्जी ने बदायूं कांड में हर आरोपी और गवाह का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी, और अब सीबीआई भी इसी नक्शे कदम पर जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में 6 जुलाई को मृत लड़कियों के पिता और 2 गवाह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिनका दिल्ली में नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है। परिजनों पे सर ये हमें तो विश्वास है कि मुझे न्याय दिलाएगी, मगर वो ये कह रहे थे तुम झूठ हो, तुम्हें झूठ वाली मशीन लगाएंगे। तो हमने कि हम तैयार हैं। और कह रहे बुध को ले चलेंगे, तो हमने कि हम बुध को इतवार को, बुध का नाम है, इतवार को 2 बजे आप, तो हमने कि शौक से लगा लिए। मुझे तो न्याय चाहिए, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इससे पहले इस केस से जुड़े 5 लोगों के नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट से सीबीआई को कुछ खास सफलता नहीं हाथ लगी थी, जिसके बाद सीबीआई ने पीड़ितों के टेस्ट की इजाजत भी कोर्ट से ली थी। आपको बता दें कि बदायूं जिले के उसहद थाने के कटरा गांव में 14 और 15 साल की 2 चचेरी बहनों का पेट से लटका हुआ शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में 2 सिपाहियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस की थ्योरी सच साबित होती दिख रही है। इससे पहले देश के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी यूपी पुलिस की थ्योरी ही सच साबित हुई थी, जब यूपी पुलिस ने मामले में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले की शुरुआती जांच यूपी पुलिस ने ही की थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बदायूं रेप एंड मर्डर केस में भी यूपी पुलिस के दावे सही साबित होंगे, क्योंकि अभी तक जिस दिशा में इस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि यूपी पुलिस के दावे में दम जरूर है। पहले आरुषि हत्याकांड, फिर बदायूं का रेप एंड मर्डर केस, दोनों ही मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच थ्योरी को ही फॉलो करना पड़ रहा है। इस मामले को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन उसे दोनों ही मामलों में इस बात का भी जवाब देना होगा कि शुरुआती जांच में हावड़ी में उसने निर्दोषों पर कार्रवाई क्यों की। कैमरा नज्जर कुमार के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। राय बापू सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर यूपी के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी और केएल गुप्ता का क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि सीबीआई जांच सही लाइन पर है। जब घटना हुई थी तब भी एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे फीलिंग थी कि शायद ये ऑनर किलिंग है, और जब ऑनर किलिंग होती है तब ज्यादा ही माँ बाप हंगामा मचाते हैं कि गलत फंस जाए इस चक्कर में। सोचने की बात है कि जो आदमी रेप कर चुकेगा और मार देगा लड़कियों को, वो लटकाने क्यों जाएगा? उसे क्या लाभ मिलेगा? एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब रेप कर दिया और मार दिया तो भाग जाएगा उसके बाद में। वो लटकाने का और मौका, जिससे कि लोग विटनेस आ जाए, उसे देख लें, और उसे करने से लाभ किस चीज का लाभ है? तो ये फैक्ट कि लड़कियां लटकाई पाई गई पेड़ पर, ये स्वयं में बताता है कि अभियुक्तों ने नहीं किया है। फैक्ट्स होंगे वही सामने आएंगे, चाहे यूपी पुलिस करे, चाहे सीआईडी, चाहे सीबीआई। जो फैक्ट्स हैं सामने, सीबीआई के पास टाइम रहता है, दिल्ली की गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की है, इसलिए उन पर लोकल प्रेशर नहीं होता है, तो वो थोड़ा स्लोली धीरे धीरे काम करके असलियत निकाल लेते हैं, और उनको फिर आगे प्रोसिक्यूट करने में भी बहुत समय रहता है उनके पास। कोई मेन चीज ये है कि आपको इंटरफेरेंस न हो, फंक्शनल इंडिपेंडेंट हो काम करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो यूपी पुलिस या कोई भी पुलिस फोर्स हो वही काम करेगा जो सीबीआई करती है।
मुरादाबाद के कांच इलाके में धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के मामूली विवाद में हुए हंगामे पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह कि आखिर क्यों मामूली से विवाद को इतना तूल दिया गया, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत की बाईं आंख की रोशनी चली गई, लेकिन बावजूद इसके सियासत अब भी जारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश की सेवा करने वालों को अपने फर्ज की कीमत आंख की रोशनी गवाकर देनी पड़ेगी। मुरादाबाद के कांड में एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के मामूली विवाद के बाद हुए हंगामे में घायल हुए डीएम चंद्रकांत की बाईं आंख की रोशनी चली गई है। दरअसल पथराव के दौरान डीएम चंद्रकांत की बाईं आंख में पत्थर लगने से लेंस डैमेज हो गया था। देश की सेवा करने वाले एक नौकरशाह को अपनी जिम्मेदारी का कर्ज एक आंख की रोशनी गंवाकर चुकाना पड़ा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये कैसा विरोध प्रदर्शन है जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। दरअसल प्रदर्शनकारियों के हंगामे को शांत कराने पहुंचे डीएम चंद्रकांत पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में चेन्नई के शंकर नेत्रालय रेफर किया गया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है और अब उनकी आंख का ऑपरेशन दिल्ली में 14 जुलाई को होगा। ऐसे में सवाल यही कि डीएम की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। उनके स्वास्थ्य में जो उनकी आंख में चोट आई थी और उसके कारण जो खराबी आई थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है और डॉक्टरों की जो वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टरों की जो टीम उनको लगातार देख रही थी, उसने ये पाया है कि जो आंख के अंदर का प्रेशर उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो अब पहले से कम हुआ है और उन्होंने एक निर्धारित ट्रीटमेंट अगले 4-5 दिन के लिए तय कर दिया है और ऐसा कहा है कि तब तक के लिए उनको साइरस श्रॉफ क्लिनिक है दिल्ली में, आई का बहुत मशहूर सेंटर है, वहाँ की देखरेख में दिल्ली लाया जा रहा है और 4-5 दिन दिल्ली रहेंगे। धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने का मामूली विवाद इतना उग्र रूप ले लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अब भी इस पर सियासत जारी है। इस हंगामे के बाद जहां एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसे दल बीजेपी को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मामले को यूं ही हाथ से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक और बीजेपी के नेता सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद के डीआईजी ने पुलिसिया जांच के निष्पक्ष होने का दावा किया है। वाली के पुलिस साहब में यहाँ पर अरेस्ट थे, लाए गए थे, तो ये बात जांच का हो सकता है। अब कैसे उन्होंने कहा, कैसे नाम आया, मैं ये अवश्य कहूंगा कि इस बयान के, क्योंकि वो खुद अभियुक्त हैं लोग जो गिरफ्तार हैं, उनके बयान का जब तक कोर्पोरेशन न हो जाए, जब तक और सत्यापित न हो, एविडेंस न हो, तब तक मेरा विचार है कि किसी के विरुद्ध भी यदि निर्दोष हो तो कार्रवाई नहीं हो। इस मामले में पुलिस पर पथराव करने के आरोपी 62 लोगों को जेल भेज दिया गया है, जबकि बीजेपी लगातार ये ऐलान कर रही है कि मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन ने बीजेपी नेताओं को रोकने का इंतजाम भी पूरा किया हुआ है और इसी के तहत विधायक संगीत सोम के ऊपर मुरादाबाद शहर में घुसने पर रोक लगा दी गई है। यानी बीजेपी और प्रशासन दोनों ओर से जोर आजमाइश का दौर जारी है। लेकिन इस हंगामे में अपनी बाईं आंख की रोशनी खोने वाले डीएम साहब की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी और केएल गुप्ता का क्या कहना है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि शासन ऐसे प्रकरणों को लाइटली लेता है, शासन और प्रशासन दोनों, पुलिस भी, और दुर्भाग्यवश कोर्ट में भी बहुत ऐसे कम केसेस जाते हैं और बहुत कम सजा पाते हैं। इसकी वजह से जनमानस में अराजकता फैल रही है, ये देश भर में अराजकता फैल रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पहली तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो ट्रेन रोक दे, रोड रोक दे और जन साधारण पब्लिक को परेशान करे। गंभीर घटना भी हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा
वोट दिया है, इतना सहयोग, इतना अपना मत दिया है, तो उसे बहुत रेस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। मुझे दुख है कि इर्रेस्पॉन्सिबली काम किया है इन्होंने, और ये चीज इनके खिलाफ जाएगी अल्टीमेटली। अगर ये अपने को नहीं सुधारेंगे तो कोई भी अगर बड़ा आदमी जिसे जनता सहयोग दे रही है और अपना मत दे रही है और वो ऐसे बिहेव करेगा इर्रेस्पॉन्सिबली, तो उन्हीं के खिलाफ अल्टीमेटली जाएगा। जरा से कोई प्रोवोकेशन हुआ है, कोई इशारा भी कर देता है तो ईंट पत्थर चलाने लगते हैं, लाठी से। तो अनफॉर्चुनेट चीज है, डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पीसफुली करिए, अपनी बातें कहिए, पत्रक दीजिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए मेमोरेंडम, सरकार का नुमाइंदा होता है, नहीं तो सरकार तक पहुंच जाइए। वायलेंस की कोई वो नहीं है। वायलेंस एक तो जैसे कि अब डीएम साहब की आंख चली गई, कई लोग और घायल हो जाते हैं, या जन संपत्ति की, आफ्टर हमारी ही संपत्ति, हमारे टैक्स से बनी हुई संपत्ति का नुकसान होता है। रेलगाड़ी में कितने लोग हैरेस हुए, गाड़ियां खड़ी रह गई, बसों में आग लगा दी, गाड़ियों में। तो फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। एक बार राजनीतिक दल इनको ले आते हैं, वर्कर्स को या जो भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी पॉलिसी को मानने वाले हैं, बस ऐसे बरगला के ले आते हैं और फिर उन पर कंट्रोल इनका नहीं रह जाता है। तो ये राजनीतिक दलों की कमी है, वो अपना एजेंडा चलाते रहते हैं, जनता जाए भाड़ में। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,30,000 के जाली नोट पकड़े हैं। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले का भांडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। क्षेत्र में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 1,30,000 रुपए, 500 रुपए के नोटों में जाली नोट बरामद हुआ है। जैसा इनसे पूछताछ में सामने आया है, ये भागलपुर बिहार से इन नोट्स को लेके आया था और यहाँ 3 लोग जो यहीं के बाशिंदा हैं उनको वो बेचता था, जो उसको और मार्केट में इस्तेमाल कर रहे थे। ललितपुर के चौकाबाग इलाके के एक युवक शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही, जबकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते आयुष की हत्या कर शव को रेलवे पटरियों पर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। के प्रभारी निरीक्षक को कल इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए आरोप लगाया गया है और जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच और पीएम रिपोर्ट वगैरह का अध्ययन किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद से इस संबंध में जो भी सुसंगत विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। शामली के कांदला थाना इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब वो पशुओं के लिए चारा लेने खेत जा रही थी, तभी 3 युवकों ने हथियारों के बल पर महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित महिला के परिजनों ने पुलिस पर भी ज्यादती का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक जब वो मामला दर्ज कराने के लिए कांदला पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर वहां से भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के दखल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। महिला के साथ जो एक मुकदमा रेप का पंजीकृत हुआ है कांदला थाना क्षेत्र में, इसमें 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में एक महिला के प्रसव के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल रौनापाल थाना इलाके के करखियां गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और चिकित्सा अधिकारी ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।